नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मैं हूं हेमंत कुमार। सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर एक बड़ी खबर आई है और सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत नहीं मिली है, करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और साथ में सलाह दिया कि आप इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाएं। हम आपको बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु और बिहार के बीच मतभेद पैदा करने के लिए फर्जी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने का आरोप है। इसके साथ ही उसने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने की धमकी भी दे डाली थी और दर्जन भर से ज़्यादा मामले उसके खिलाफ तमिलनाडु और बिहार में दर्ज है। आइए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर बिहार में एक पूरी तरह से कैंपेन चला, इस मामले के सामने आने के बाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसकी याचिका ही खारिज कर दी है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बड़ी खबर है और सबसे पहले ये है कि इस खबर की गंभीरता को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं और उससे आप समझ जाएंगे कि ये, और दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कितना गंभीर माना है और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले की सुनवाई जो आज हुई वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला, ये तीन लोगों की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। और इसके मामले ये मनीष कश्यप ने वहाँ जो याचिका दायर की थी वह उसमें कहा गया था कि हमारे खिलाफ जो बिहार में और तमिलनाडु में जो मामले दर्ज है सबको एक साथ क्लब कर दिया जाए और एक साथ वो मामला चले, अलग अलग ना चले। तो ये, लेकिन कोर्ट ने उसको सुनने से मना कर दिया और कहा कि आपकी बात पर हम कान नहीं दे सकते हैं, यानी अपना समय जाया नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ख़ास वो चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपके पास एक स्थिर राज्य है तमिलनाडु, यानी कि आपके पास एक स्टेबल स्टेट है तमिलनाडु। आप अशांति पैदा करने के लिए कुछ भी प्रसारित करते हैं, हम इस पर अपने कान नहीं लगा सकते हैं। यानी कि आप एक स्टेबल स्टेट को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, चाह रहे थे। आपके मामले की सुनवाई हम नहीं करेंगे, आप इस पर कान देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने ये कहा कि NSA को लेकर भी कुछ कहा है, NSA जो लगाया, हाँ, इनके खिलाफ जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो ये मामला दर्ज हुआ है उसमें भी इन्होंने कहा कि इससे हमको छूट दी जाए। और उसमें एक मणिपुर के एक पत्रकार के बारे में चर्चा की नज़ीर इन्होंने दी, उदाहरण पेश किया कि उनको छूट दी गई थी। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि उससे आप अपनी तुलना आप नहीं कर सकते हैं और आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं, मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेमचा की हिरासत में हस्तक्षेप के बारे में इन्होंने कहा। और उसमें ये कहा गया कि जो आप आतंक पैदा करने के लिए आप वीडियो बना करके आप ये प्रसारित कर रहे थे और इसलिए आपके खिलाफ ये NSA लगा है। इसमें ये स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ये कपिल सिब्बल भी इस मामले में बहस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप के सोशल मीडिया में 6 लाख से अधिक अनुयायी थे और उनके वीडियो से प्रवासी श्रमिक समुदाय में काफ़ी ये एक तरह से चिंता पैदा हुई, अशांति पैदा हुई और इसलिए इनको ये इस मामले में छूट नहीं दी जा सकती है। ये कोई पत्रकारिता नहीं कर रहे थे, ये पत्रकार नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट है कि मनीष कश्यप के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और आपको इसकी पृष्ठभूमि हम सबको पता है, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय मार्च महीने में ये तमिलनाडु का मामला सामने आया, वो होली के जस्ट पहले का
कि ये घटना है कि वहाँ बिहारी प्रवासी लोग जो हैं उनके साथ मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, हत्याएं हो रही है, इस तरह की खबरें आने लगी और उसमें वीडियो तरह तरह के जारी होने लगे। तो उस दौरान ये जब मामले सामने आए उसमें विधानमंडल का सत्र चल रहा था, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भी काफ़ी हंगामा हुआ। बीजेपी ने काफ़ी इसको लेकर के हंगामा किया था और बीजेपी के जो बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा और विधान परिषद में जो उसके नेता हैं सम्राट चौधरी, इन तमाम लोगों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इन लोगों ने कहा कि अगर ये खबरें झूठी होंगी तो हम लोग माफ़ी मांगेंगे। लेकिन ऐसा तो माफ़ी मांगने की नौबत अभी तक तो नहीं आई है, उन्होंने माफ़ी मांगा नहीं है। लेकिन उस दौरान ये पूरा ये लग रहा था जैसे कि बिहारियों की हत्याएं हो रही है। लेकिन उससे एक और जुड़ा हुआ मामला जो मैं बताऊं कि अभी कल जो वहाँ के ये उस समय सर्विंग डीजीपी थे जो करुणा सागर, जो कल ज्वाइन उन्होंने किया है आरजेडी को, तो उस समय वो वहाँ पर सेवा में ही थे, तो पिछले महीने रिटायर हुए हैं अप्रैल महीने में। उस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा था कि ये सब खबरें, ये फर्जी खबरें हैं, ये अफवाह फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, दोनों राज्यों के बीच में वैमनस्यता पैदा करने के लिए किया जा रहा है। तो वो उस समय भी ये पूरे मामले को देख रहे थे और बाद में जांच पड़ताल में सामने ये चीज़ें साबित हुई कि मनीष कश्यप पटना में बैठ करके यहाँ फर्जी वीडियो बना करके उसको वायरल कर रहा था और दोनों राज्यों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा था। उसमें ये भी कहा गया है कि आज जो सुनवाई उसमें कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, इनके बारे में ये कहा गया है। और सरकार की ओर से ये बताया गया है कि ये आदतन अपराधी हैं, यानी ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये आदतन अपराधी हैं, इनको ये पत्रकार न माना जाए, इनको पत्रकार के रूप में इनको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम बातें वहाँ पर आज हुई और उसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप अपनी याचिका लेकर के हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है। यानी जब उन्होंने कहा कि हम आपकी बात पर कान नहीं दे सकते हैं, यानी कि हम सुन नहीं सकते हैं आपकी बात को, तो जाहिर सी बात है फालतू टाइम नहीं है हमारे पास कि आपकी बात करें। बिल्कुल, ये कहा गया कि एक तरह से हमारे पास ये आपकी बात सुनने के लिए फालतू टाइम नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जो गौर करने वाली बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, जब बात सामने जैसे ही शुरू हुई कि क्या करना है, आप ये फर्जी वीडियो बनाते हैं, यानी कि जैसे ही ये इनका मामला सामने आया कोर्ट के टेबल हुआ, हाँ, तो कहा हाँ क्या करना है, अच्छा आप फर्जी वीडियो बनाते हैं। तो ये इस तरह की टिप्पणी कोर्ट की आई तो समझा जा सकता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे ले रहा है। दूसरी बात जो मैंने पहले कही कि आपके पास एक स्टेबल स्टेट है, एक स्थिर राज्य है जिसको आप डिस्टेबलाइज और स्थिर करना चाह रहे हैं। तो यह बहुत गंभीर टिप्पणी है जो गौर करने वाली है। और इस मामले में ये समझिए कि मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु में, बिहार में 4 या 5 मामले दर्ज हैं और वहाँ 7-8 मामले, कुल मिलाकर के 14-15 मामले पूरे हम हेमंत जी आपको रोकना चाहते हैं, एक वीडियो दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। देखिए दोस्तों, किस तरह फर्जी वीडियो का असर होता है लोगों पर, समाज पर। हम अभी जमुई गए हुए थे और जमुई में मुझे एक शख्स मिला और वो कर्ज लेकर तमिलनाडु गया था काम करने के लिए, लेकिन उसके पहुंचने के 2 ही दिन बाद जो है ये मामला उठा और उसे वहाँ से भागना पड़ा। वो व्यक्ति कर्ज से दबा हुआ है, यहाँ से कर्ज लेकर गया था, वहाँ से कर्ज लेकर आया, अब उसके पास खाने के लाले पड़े हैं और वो मेरे सामने अपनी दुखड़ा गा रहा था। आप इस व्यक्ति को देखिए तो कितना घिनौना अपराध किया है, ये आप इससे समझ सकते हैं। इसीलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, इसे देखकर समझिए। तमिलनाडु गए, वहाँ झूठ हो हल्ला, हम लोग के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हवा जो बना हम लोग को भी जानकर डर लगा, जो कि वहाँ से भाग चला आया घर। तुरंत गए, 10 दिन काम किए, 10 दिन में घर आए।
जितना कमाए ने उससे 2 बार जो है भाड़ा खर्चा लग गया। ये झूठा अफवाह उड़ा दिया था। हाँ, हम लोग नहीं देखा कुछ कि हाँ किसी को मारपीट, लेकिन हम लोग के साथ अगर होता तो बताते हैं। लेकिन हम लोग तीरपुर में रहते थे, वहाँ से भाग के यही हवा पर घर चले आए। अभी घर पे बैठे हैं, अब कोई रोज़गार भी नहीं है और 5 परिवार है, 1 कोठली सिर्फ घर है, ज़मीन जगह भी नहीं है। और मट्टी के घर में किसी तरह अगर पानी पड़ता है तो पानी में रात को जग के रहना पड़ता है। तो हेमंत जी, आपने देखा कि ये आदमी किस तरह से पूरा जो है गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि हम कर्जदार हो गए, और ये ऐसी खबर भी नहीं थी, ये सच्चाई नहीं थी, अफवाहों की बात थी और हमने कुछ देखा भी नहीं था। ये बात जांच में भी सामने आ गई कि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। वहाँ 2 तरह की हिंसा हुई थी। एक व्यक्ति की वहाँ त्रिपुर में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और एक जगह मारपीट की घटना हुई थी। दोनों घटनाओं में एक जो हत्या हुई थी वो जमुई के किसी व्यक्ति की हत्या हुई थी जो आपसी रंजिश में हुआ था, और एक दूसरा जो मारपीट की घटना थी वो दो तमिलियन के बीच में ही वो घटना हुई थी। दो ही हिंसा की इस तरह की 2 ही घटना हुई थी। बाकी सब बातें जो थी कानों से मतलब सिर्फ सुनी गई बातें थी। सब लोग कोई जिस किसी से पूछा गया कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कहा कि नहीं। तो आपको कैसे पता चला? तो हाँ, व्हाट्सएप पर हमने देखा, यूट्यूब पर देखा, सबने कहा कि हमने देखा, हमने सुना, हमने देखा, हमने सुना, किसी के साथ कुछ हुआ नहीं। तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि आज जो सुनवाई हुई थी तो इसमें एक और मज़ेदार खबर है कि अचानक आज इनके वकील को बदला गया और उसमें मनिंदर सिंह एच नाम के किसी नए वकील को लाया गया, और जो पहले से इनके जो वकील थे मनीष कश्यप को, उनको अचानक आज ड्रॉप किया गया। उनको भी पता नहीं था कि हमको ड्रॉप कर दिया गया है। जब सुनवाई के लिए बात जा रही थी पता चला कि इनका नाम उन्होंने दूसरे को ये केस सौंप दिया है। तो इनके जो वकील थे इन्होंने कहा कि हमारे मुवक्किल ने यानी मनीष कश्यप ने जो कुछ दिखाया, चाहे वीडियो बनाया, वो दूसरे अखबार नेशनल मीडिया में छपी चली खबरों को आधार बनाकर बनाया। इसलिए अगर हमारे मुवक्किल को अगर जेल में रखा जाएगा तो उन पत्रकारों को भी जेल में रहना चाहिए। और उसमें एक अखबार दैनिक भास्कर का भी नाम लेकर कहा गया कि दैनिक भास्कर में ये छपा था और उसको आधार बना करके इन्होंने ये खबर बनाई। तो उसमें ये कोर्ट ने इसको कहा कि इसके आधार पर आपको कोई छूट नहीं मिल सकती है कि आप ये बताएं कि आप दूसरे अखबार में खबर छपी हुई थी या दूसरे कहीं पर किसी चैनल पर कुछ चल रहा था, उसके आधार पर आप ये नहीं कर सकते हैं। उसमें कोर्ट को ये बताया गया कि पटना में कैसे ये शूट करते थे वीडियो और उसको तमिलनाडु का बता करके उसको यूट्यूब पर लोड करते थे, उस पर एक डिबेट करवाते थे और उसको चलवाते थे फर्जी वीडियो को, और इससे माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। एक चीज़ और आपने जैसा कि कहा कि जो उनके वकील हैं अचानक से बदल दिए गए, तो ये भी सवाल उठता है कि मनीष कश्यप के पीछे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मनीष कश्यप को लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लॉयर का फीस देना कोई आसान काम नहीं है, हर किसी के बूते की बात नहीं। तो ये है कि मनीष कश्यप का आरएसएस से संबंध जग जाहिर है, मनीष कश्यप का बीजेपी से संबंध जग जाहिर है, और मनीष कश्यप का कुछ पुलिस अधिकारियों से संबंध जग जाहिर है। उसमें विकास वैभव भी एक आईपीएस अधिकारी हैं जिनके साथ उनके संबंध जग जाहिर हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि उनके पीछे एक पूरी लॉबी लगी हुई है, और उनके इस कृत्य का, उनके इस घिनौनी हरकत का, उनके इस आपराधिक हरकत को लेकर के बीजेपी के किसी नेता ने आलोचना नहीं की, इस तरह किसी अफसर ने आलोचना नहीं की, संघ के किसी नेता ने आलोचना नहीं की। सब संघ के लोगों के साथ, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका गुलदस्ता देते, गुलदस्ता लेते, पुरस्कार देते। गृह मंत्रालय ने भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, कुछ नहीं कोई इसमें। तो इससे यह है कि उनके पीछे पूरा एक लॉबी लगी हुई थी, और तमिलनाडु बिहार का प्रकरण जो था वो पूरी तरह से एक राजनीतिक अभियान था बिहार सरकार के खिलाफ। इस अभियान को मनीष कश्यप
को अंजाम देने के लिए की जिम्मेवारी मिली हुई थी। और इस अभियान में मनीष कश्यप जब नंगे हो गए, रंगे हाथ पकड़े गए, तब बाकी सारे लोग चुप हो गए, उन लोगों ने कुछ बोला नहीं। अगर ऐसा ही रहता, उनसे मतलब नहीं रहता, तो ये लोग उसकी निंदा करते, आलोचना करते और माफ़ी मांगना चाहिए था इनको। यह सिर्फ मैं ये एक पत्रकार की नज़र से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह एक बहुत गंभीर मामला था। और आपने एक मजदूर का उदाहरण बताया। तमिलनाडु में बिहार और यूपी के 10 लाख से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ के कॉटन मिल में। और एक बात और मैं बता दूं कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो था वो बिहार के खिलाफ तो था ही, यह पूरा प्रोजेक्ट सूरत की जो कपड़ा लॉबी है उसका भी इसमें हाथ था, जो यह चाहता था कि ये तमिलनाडु में जो कॉटन इंडस्ट्री है वो हैम्पर हो, मजदूर भाग जाए वहाँ से। उसके बाद क्योंकि तमिलनाडु का जो कॉटन इंडस्ट्री जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है और सूरत की कपड़ा इंडस्ट्री जो है वो मंदी के दौर से गुजर रही थी, तो ये एक आरोप है कि जो वहाँ की लॉबी है उस लॉबी ने इस मामले को पूरा प्लान करवाया। दूसरी बात कि वहाँ जो बिहारियों के खिलाफ जो कुछ अभियान चल रहा था, उसमें जो एक संगठन है वहाँ पर तमिलियंस से जुड़ा हुआ संगठन जो है, तमिलियंस का संगठन है, वह संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ और आरएसएस की अनुषंगी इकाई है जो वहाँ बिहारियों के खिलाफ अभियान चलाता है, वो संगठन भी उसमें शामिल था। तो ये पूरा मामला जो है एक राजनीतिक अभियान था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो जो टिप्पणी आई है वह इस मामले की गंभीरता की पुष्टि करता है। जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा कि आपके पास एक स्थिर राज्य है तमिलनाडु, जिसको आप अस्थिर करना चाहते थे, डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, आप फर्जी वीडियो बनाते हैं, ये तमाम बातें कही गई। जी। तो सुना दोस्तों, हेमंत जी ने इस पूरे मामले की परत दर परत खोल कर रख दी। इसके पीछे कौन लोग थे, उनका नाम तक इन्होंने ले लिया। एक निष्पक्ष तरीके से इन्होंने पूरी बातें को रखी। हम आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में इस मामले को बढ़ चढ़कर बीजेपी के नेताओं ने उठाया और कई दिनों तक इस मामले को लेकर के सदन ठप रहा, हंगामा हुआ। और जब माफ़ी मांगने की बात नौबत आई तो माफ़ी मांगने वाले बिल में दुबक गए। लेकिन हेमंत जी ने जैसा कि बताया कि कौन है इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी, और उसके मोहरा थे जो मनीष कश्यप थे। न सिर्फ फर्जी वीडियो बनाई बल्कि उसे यूट्यूब पे डाला, यहाँ तक कि बिहार के डिप्टी सीएम को धमकी भी दे डाली कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हुई। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कपड़ा इंडस्ट्री, और ये भी सामने आया उस दौरान कि वहाँ का कपड़ा इंडस्ट्री जो है वो प्रभावित भी हो चुका था, कई दिनों तक मिलें बंद रही। तो ये तमाम कुचक्र तमिलनाडु और बिहार को अस्थिर करने के लिए किए गए थे।